हाय एवरीवन, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, व्हाई वी यूज जावा एंड लाइफ साइकिल ऑफ ए जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा देखते हैं। इसमें यह है कि 1993 में सन माइक्रो सिस्टम्स नामी एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मकसद ये था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो तमाम माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो सके। इससे पहले इस तरह था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोसेसर बनता था तो उसके लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन इस काम में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो इसी टाइम वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और 1995 में ये कंप्लीट हो गया। तो ये कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स 2009 और 10 में ओरेकल नामी एक कंपनी ने ओन कर ली। जेम्स गोसलिंग जिसने ये जावा लैंग्वेज डेवलप की थी, उसने सी और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को सामने रख कर ये लैंग्वेज डेवलप की ताकि जो पहले वाले पुराने प्रोग्रामर्स हैं उनको ये नई लैंग्वेज समझने में आसानी हो सके। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इस लैंग्वेज का जो मकसद था कि वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसर्स के ऊपर रन होनी चाहिए। और आजकल ये जावा लैंग्वेज तमाम गेम्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस को डेवलप करने में इस्तेमाल हो रही है। वेब एप्लीकेशंस और असल इसकी जो शोहरत की जावा की वजह है वो भी इंटरनेट एप्लीकेशंस ही हैं या फिर कंप्यूटर रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट ही जावा जावा की असल शोहरत की वजह है, क्योंकि जावा के आने के बाद ये सब चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वाई जावा, सबसे पहले जावा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। यही इसका एक बहुत अहम और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम जावा के कोड को एक दफ़ा लिखते हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर और वही कोड हमारा वही फंक्शनैलिटी किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर दे देता है और हमें उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी कि अगर आपने एक कोड लिखा है विंडोज़ पर और आप वही कोड लिनक्स पे रन कर सकते हैं, तो लिनक्स पे रन कर सकते हैं और वही फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं जो आपने जिसके लिए आपने ये कोड लिखा था। दूसरा फ़ायदा ये बहुत फास्ट और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद ये मेमोरी मैनेजमेंट, जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। इससे पहले इस तरह था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई फंक्शन किसी भी दूसरी पुरानी लैंग्वेज में अगर होता तो वो इस्तेमाल होता तो प्रोग्रामर को मैनुअली उसकी मेमोरी को मैनेज करना पड़ता था। लेकिन जावा के अंदर एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर के नाम से एक फीचर है जो कि मेमोरी को जब आपका एक ऑब्जेक्ट मज़ीद इस्तेमाल नहीं होना होता तो वो ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी को फ्री कर देता है, रैम की मेमोरी को फ्री कर देता है। एक बहुत बड़ी प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी है जो आजकल जावा को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप कर रही है, सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रही है। तो आपको अगर जावा में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस आपको बड़ी आसानी से इसके एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। ये एक ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज है, यानी कि आपको इस्तेमाल करने के लिए किसी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप कोई भी बंदा इसे आसानी से यूज़ कर सकता है और इसमें कोई भी चीज़ डेवलप कर सकता है, इसे सीख सकता है। और इसके स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ लाइब्रेरीज, यानी कि लाइब्रेरीज एक ऐसे कोड्स होते हैं जो कि किसी एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। और जावा में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप इंपोर्ट करके आप अपने अहम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने उनको मैन्युअली करना हो वही उन्हीं फंक्शंस को, तो आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन
जावा की लाइब्रेरीज़ की मदद से आप सिर्फ एक लाइन से अपनी मुतल्लिका लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और आपका वही काम सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा, जो कि जिसके लिए आपको बहुत लंबा कोड करना पड़ना था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जावा प्रोग्राम का लाइफ साइकिल। जावा प्रोग्राम में इस तरह होता है कि जो भी आपकी सोर्स फाइल होती है, कोड फाइल, उसकी वो डॉट जावा की एक्सटेंशन के नेम से सेव होती है, और वो जो आपके सोर्स कोड वाली फाइल होती है वो जावा कंपाइलर के पास जाती है, तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि जावा कंपाइलर उसे एक डॉट क्लास नाम की फाइल में कन्वर्ट करता है, जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इसके डेवलपर्स ने इसके लिए खास रूल्स सेट किए हुए हैं, जो कि जिनकी बेस पे सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड की फाइल डॉट क्लास के नेम से सेव होती है। जब कंपाइल होने के बाद वही फिर जब बाइट कोड की फाइल को एग्जीक्यूट करना होता है, तो एक जावा वर्चुअल मशीन नेम की एक सॉफ्टवेयर है, जो उसे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके हमें वो फंक्शनैलिटी फ्राहम करता है जिसके लिए हमने कोड लिखा होता है। और यहाँ पर असल में जावा की खूबी ये है कि आपने कोड लिखा है और बाद में उसे कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया है। तो फिर आपने चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोड लिखा है, तो फिर आपने जिस प्लेटफॉर्म पे आपने कोड को रन करना है, उसकी जावा वर्चुअल मशीन लेंगे और उसको वो बाइट कोड वाली फाइल देंगे। तो वो वर्चुअल मशीन आपको दोबारा से पहले वाले कोड दोबारा लिखने की बजाय उसी बाइट कोड को कन्वर्ट करके आपको वो फंक्शनैलिटी दे देगी आपके मर्जी के प्लेटफॉर्म पे। ये लाइफ साइकिल ऑफ जावा प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले आप कोड लिखते हैं, कोड डॉट जावा की सोर्स फाइल में सेव होता है, वो जावा कंपाइलर को जाता है, जावा कंपाइलर से वो कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में डॉट क्लास फाइल में। उसके बाद वो डॉट क्लास फाइल जावा रन टाइम इन्वायरमेंट से होकर जावा वर्चुअल मशीन में जाती है। और ये जो जावा वर्चुअल मशीन होती है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, यानी कि आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोग्राम रन करना है, आपको उसी प्लेटफॉर्म की जावा वर्चुअल मशीन लेनी पड़ेगी। तो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर और इंटरप्रेटर वगैरह। ये कंपोनेंट्स उस बाइट कोड वाली फाइल को कन्वर्ट करके आपके मर्जी के प्लेटफॉर्म पे वही फंक्शनैलिटी दे देते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम जावा के इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे और जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।